हेलो फ्रेंड्स, लगभग 10 दिनों से ये इंसिडेंट न्यूज़ में चल रहा था। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, लगभग हर जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आ ही चुकी थी। बचा था एक बांग्लादेश, अब वहाँ भी तख्ता पलट हो चुका है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अब देश छोड़कर भाग चुकी है। बट आखिर ऐसा हुआ क्यों? बांग्लादेश ने क्यों अपने 4 बार के चुने हुई सरकार को मिनटों में उखाड़कर फेंक दिया? इन सारे डिटेल्स के बारे में अगले 5-7 मिनटों में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो ये सारी कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर से। हम सभी जानते हैं कि 1970 तक बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। उस समय एक पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग। उसके एक फेमस नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। इस पार्टी ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था लिबरेशन वॉर में। बांग्लादेश को आज़ादी मिली और अवामी लीग ने सरकार बनाया। उसके पहले प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान। वो बांग्लादेश के लोगों के बीच में काफ़ी फेमस थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने लोगों से वादा किया था कि लगभग 30% सरकारी नौकरियां उन लोगों के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी जिन्होंने लिबरेशन वॉर में अपना अहम भूमिका निभाया है। यानी कि लिबरेशन वॉर के सैनिकों के परिवारों को लगभग 30% सरकारी नौकरियां रिजर्व कर दी गईं। बाद में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी और ये रिजर्वेशन वैसे ही कंटिन्यू होता रहा। इस रिजर्वेशन सिस्टम में काफ़ी बार अमेंडमेंट किए गए और साथ ही 2010 में एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया जिसने सारी कहानी उलट के रख दी। 2010 के अमेंडमेंट में ये प्रोविजन लाया गया कि लिबरेशन वॉर में लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों को तो रिजर्वेशन मिल ही रहा था, अब उनके परिवार में आगे भी जन्म लेने वाले बच्चों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। और तब क्या था, 2010 से ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और साथ ही शुरू हो गई बांग्लादेश सरकार की जबरदस्ती। वो लोगों को जेल में डालने लगी। उस समय शेख हसीना प्रधानमंत्री थी और शेख हसीना अपने पिता के आदर्शों से काफ़ी प्रभावित थी। वो इस रिजर्वेशन सिस्टम को हटाना नहीं चाहती थी, बट धीरे धीरे प्रोटेस्ट मजबूत होने लगा और बाद में इतना मजबूत हुआ कि मजबूर होकर 2018 में शेख हसीना सरकार को ये रिजर्वेशन सिस्टम हटाना पड़ा। रिजर्वेशन सिस्टम के हटने के बाद 2018 के बाद बांग्लादेश में थोड़ी सी शांति हुई। बट जिनको रिजर्वेशन मिल रहा था, यानी कि लिबरेशन वॉर में लड़ने वाले सैनिकों के परिवारों को, उन लोगों ने ढाका के सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन डालना शुरू किया और फिर केस चलने लगा। और फिर लगभग 6 साल बाद, यानी कि 5 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि सरकार द्वारा जो रिजर्वेशन सिस्टम था उसको हटाया गया था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, गैर संवैधानिक था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हम 5 जून से इस 30% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कोटा को लिबरेशन वॉर में लड़ने वाले सैनिकों को वापस हम देना स्टार्ट कर रहे हैं। इस जजमेंट के 20-25 दिन बाद, यानी कि 1 जुलाई से पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे कि इस गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन सिस्टम को एबॉलिश किया जाए और मेरिट बेस्ड सिस्टम लेके आया जाए। इसके पीछे स्टूडेंट्स ये तर्क दे रहे थे कि जो लिबरेशन वॉर में लड़ने वाले सैनिक थे उनको और उनके परिवारों को तो रिजर्वेशन दिया गया, बट उनके अब बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को यह रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स का यह भी कहना था कि जो बांग्लादेश छात्र लीग है, जो शेख हसीना की ही पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग का एक स्टूडेंट विंग है, वो यूनिवर्सिटी कैंपस को डोमिनेट करती है। यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रिविलेजेस है बांग्लादेश छात्र लीग अपने मेंबर्स को दिलवाती है और आम स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मिलता। और इसके साथ साथ बांग्लादेश छात्र लीग यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है और अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता। तो चूंकि इस रिजर्वेशन सिस्टम को शेख हसीना की सरकार काफी सपोर्ट करती थी, उसको बढ़ावा देती थी, इसलिए इस प्रोटेस्ट के पीछे एक ये भी डर था कि शायद अपने मेंबर्स को, गवर्नमेंट अपने पार्टी के मेंबर्स को और उससे रिलेटेड लोगों को इसका फायदा ज्यादा दे रही है और आम स्टूडेंट्स को इस रिजर्वेशन सिस्टम से काफी नुकसान है। पूरे देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। रेलवेज को, रोडवेज को, सबको बंद कर दिया गया। प्रोटेस्ट शुरू हुए तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सिटीजन्स को, स्टूडेंट्स को, अपोजिशन लीडर्स को, सबको अरेस्ट करके जेल में डाला जाने लगा। जो भी इस मूवमेंट के साथ जुड़े थे उनको अरेस्ट किया जा रहा था। 19 जुलाई की रात को पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया और साथ ही पुलिस और मिलिट्री को भी लगा दिया गया स्टूडेंट्स के सामने। मिलिट्री और पुलिस फायरिंग भी करने लगे स्टूडेंट्स पर, जिनमें काफी स्टूडेंट्स की मृत्यु भी हो गई। पूरे देश में 4G इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोग अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। बांग्लादेश की लीडिंग न्यूज़पेपर है प्रथम आलो। उसके रिपोर्ट के मुताबिक इस वायलेंस में, गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में वायलेंस में 439 लोग मारे गए थे। पूरे देश में वायलेंस बढ़ने के कारण और स्टूडेंट्स के प्रेशर में आकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कदम पीछे हटाए और उसने इस रिजर्वेशन सिस्टम को फिर से वापस ले लिया और साथ ही कहा कि 93% जॉब्स को हम मेरिट पर लेंगे और 5% जॉब्स ही रिजर्व रहेंगी उन सैनिकों के परिवारों के लिए और साथ ही 2% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए भी रिजर्वेशन रहेगा। बट प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ बिकॉज स्टूडेंट्स अब ये मांग कर रहे थे कि आखिर रिजर्वेशन सैनिकों के परिवारों को देना ही क्यों है, बिकॉज जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, तो फिर उनके परिवारों को या उनके बच्चों को भी आने वाले
क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ढाका कॉलेज के कई सारे ग्रेजुएट्स ने रिपोर्ट्स में ये कहा कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं बच गया था। बिकॉज शेख हसीना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो बढ़ावा देने के लिए बातें करती थी, बट साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी बांग्लादेश छात्र संघ, वो पूरे बांग्लादेश के एजुकेशन सिस्टम को डिसमेंटल कर रहे थे। बिकॉज उनका इंट्रूजन हर जगह था, स्कूल्स में भी और यूनिवर्सिटीज़ में भी। जॉब एग्जाम्स की कोई भी इंटीग्रिटी नहीं बच गई थी, बहुत सारे पेपर लीक्स होते थे और जो भी बोर्ड था वो छात्र लीग के कैंडिडेट्स को ज़्यादा फेवर करते थे, उनको सरकारी नौकरियाँ ज़्यादा मिलती थी और आम स्टूडेंट्स जो थे उनके अगेंस्ट पूरा ये सिस्टम काम कर रहा था। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स का कंसर्न, बट सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही सरकार के गिरने के पीछे का कारण नहीं थी, और भी बहुत सारे कारण थे। दरअसल बांग्लादेश के ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2009 के बाद से लगभग 600 लोगों को जबरदस्ती गायब कर दिया था। बाद में कुछ लोगों को रिलीज भी किया गया, बट अभी भी बहुत सारे लोग गायब थे। इसके साथ साथ शेख हसीना गवर्नमेंट ने 1 अगस्त 2024 को जमाते इस्लामी जो अपोजिशन पार्टी कहलाई था उसको बैन भी कर दिया गया था, ये कह के कि ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इसके साथ साथ शेख हसीना गवर्नमेंट मीडिया को भी काफी ज्यादा रेगुलेट करती थी। सेंटर फॉर गवर्नेंस स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के वायलेशन का आरोप लगाकर 451 जर्नलिस्ट को स्यू किया गया था। इसमें से 255 जर्नलिस्ट तो नेशनल लेवल मीडिया के जर्नलिस्ट थे। सो ओवरऑल मीडिया का भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, बिकॉज जो भी जर्नलिस्ट सरकार के अगेंस्ट कोई भी रिपोर्ट करता था उसको स्यू कर लिया जाता था एंड मीडिया इंडिपेंडेंट होकर काम भी नहीं कर पाती थी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए और प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि फाइनली 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के सामने रिजाइन करना पड़ा और शेख हसीना अपना देश छोड़कर निकल गई। सो दिस वाज द होल पिक्चर ऑफ द शेख हसीनाज गवर्नमेंट। बट फाइनली फिलहाल तो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनके एडवाइजरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई है बांग्लादेश में एंड वी होप कि बांग्लादेश में फिर से शांति और स्टेबिलिटी बहाल हो। तो इन सारे सिचुएशंस से हमें ये सीख तो मिलती ही है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, वो लोगों के लिए काम करने के लिए आती है। अगर लोग खुश होंगे देन ही गवर्नमेंट जो है सस्टेन कर पाएगी। सो किसी भी गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।